हेलो, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सन का गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से केमिकल काइनेटिक्स को शुरू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो पिछला लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन किया था। थोड़ा सा सुनेंगे बाबू। तो केमिकल काइनेटिक्स जब डिफाइन किया था तो इंग्लिश मीडियम में हमने वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया हूँ, अब थोड़ा इम्प्रूव कर लोगे। तो लिखें द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग इट एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड। वहाँ पर आप सुधार कर लोगे, केमिकल काइनेटिक्स लिखोगे, वहाँ लिखा गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा गलती हुई, हिंदी मीडियम में गलत नहीं है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। गलतियाँ तो हो ही जाती है ना, ये तो मानव की अपनी अपनी पहचान होते हैं। थोड़ी सी बहुत कुछ को इम्प्रूव करना पड़ता है, बोलने के क्रम में, समझाने के क्रम में ऐसा हो गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर शुरू करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग ये डिफाइन किए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन के मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है। तो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन को और एडवांस रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इस दोनों के जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसके कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, तब उसी को नाम देते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। अंतर यही था कि अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हो, अभिकारक के सापेक्ष बोलते हो, तो रेट में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आते चलेंगे। तो हम लोग, लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा, वृद्धि होगी, तो वहाँ पर रेट में उसमें क्या होंगे, वृद्धि होगी। तो हम लोग आज उसी पर यहाँ पर क्या करें, डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर को हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करें। ठीक, अच्छा हटेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का निरूपण। अभिक्रिया वेग का या अभिक्रिया के दर भी लिख सकते हो, अभिक्रिया वेग का निरूपण मतलब किसी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग को हम लोग किस प्रकार से निरूपित करें। ओके, आ जाओ बाबू, ध्यान से पहले समझो, तब हम लोग पहला पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। सपोज दैट कोई इस प्रकार से एक रिएक्शन है, ए है, और उस ए ने रिएक्शन की और बनाया 3D। सपोज दैट मैंने कोई यहाँ पे एक रिएक्शन लिया, तो यहाँ पे रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, जिनमें से रिएक्टेंट का जो, चलो एक कोई बैलेंस रिएक्शन ही ले लेता हूँ, बेटर होगा, अच्छा रहेगा। सपोज दैट आपके पास इस प्रकार से कोई रिएक्शन है, नाइट्रोजन है और वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है और बना रहा है अमोनिया को। तो जब भी हम लोग कभी भी किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का रिएक्शन हो, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो क्या वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जब भी काम करेंगे बैलेंस रिएक्शन पर ही काम करेंगे। बैलेंस रिएक्शन अगर नहीं है तो आप उसे पहले बैलेंस कर लें। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैंने बैलेंस कर दिया। ऐसा करने के लिए अब हाइड्रोजन कितना 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 मैंने कर दिया, अब हाइड्रोजन कितने 6 हो गए, मैंने ऐसा कर दिया। मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पता प्राप्त करना है, एक्सप्रेस करना, लिखना है। इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखें? तो मैंने कहा था कि जब रिएक्शन होंगे तो ये क्या रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट है ये, ओके बाबू, और यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। जब रिएक्शन होगी तो इसके रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आएगी, और मान लिया जाए इसके रिएक्टेंट जो है अभी वो 100 मोल है, मैंने कहा 100 मोल, हालांकि दोनों का अलग अलग हो सकता है, इसका 10 मोल, इसका 10 मोल, इसका कुछ भी हो सकता है। चलो वो भी मैं दिखाई देता हूँ। ये रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट का सपोज दैट इसका नाइट्रोजन का 10 मोल लिया गया है, 10 मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर, क्योंकि हम लोग अमाउंट किस रूप में लेते हैं, कंसंट्रेशन के रूप में लेते हैं। और इसका जो है ना वो इसका भी 10 मोल पर लीटर किसी बर्तन में लिया गया। जब मैंने कुछ समय दिया, अभी मैंने समय नहीं दिया हूँ, टाइम तो मैंने दिया हूँ नहीं, जब इसको लिया दोनों को किसी बर्तन में और अभी समय नहीं दिया हूँ, समय नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं दिया तो प्रोडक्ट हमें अभी कुछ भी नहीं मिलेगी। ओके बाबू, प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि रिएक्शन को होने के लिए आपने समय नहीं दिया। अब जब कुछ मैं समय दूं, ठीक है, कुछ मैं रिएक्शन को होने के लिए समय दे दूं, सपोज दैट मैंने टाइम दे दिया, अभी शुरुआत किया था और देखा कि 10 मिनट, ये 5 मिनट के बाद मैंने देखा, 5 मिनट के बाद मैंने देखा तो समय तो दे दिया, अब इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। सपोज दैट 5 मिनट के बाद इनमें से नाइट्रोजन का 2 मोल निकल गया, 2 मोल पर लीटर निकल गया। ओके बाबू, तब इसका कितना निकलेगा, जितना निकलेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। ओके, आ जाओ। तो डिपेंड करेगा इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना, 1 है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, इसका कितना है, 3 है, इसका कितना है, 2 है। अगर इसका 2 मोल निकलेगा तो इसका कितना, 3 गुना, इसका 3 गुना मोल निकलेगा, और ये कितने बनेंगे, 2 गुना मोल से बनेगा। ठीक है, अगर इसका 2 मोल निकला तो इसका कितना निकलेगा बाबू, ये 2 तो था ही, 3 गुना रेट से निकलेगा, 3 गुना निकलेगा, 3 गुना 2 मोल पर लीटर बनेगा कितना, 2 गुना रेट से बनेगा। क्यों, क्योंकि -2 निकला था तो बना कितना बाबू, 2 था, उसको आप 2 मोल निकला हुआ था ना, 2 मोल पर लीटर। फिर समझने की कोशिश करना, फिर समझने की कोशिश करना बाबू कि मैंने कहा इस दोनों रिएक्शन को मैंने पहले बैलेंस कर लिया। मैं चाहता हूं कि इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूं। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखा कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट है ये 1 गुना, तो ये कितना, 3 गुना, सॉरी इसके गुणांक 3 है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, इसका गुणांक कितना, 2 है। तो मैंने कहा जब टाइम मैंने दिया ही नहीं तो इसके कुछ अमाउंट को लिया, कितना था, 10 मोल पर लीटर, इसके भी मैंने 10 मोल पर लीटर को लिया। तो जब समय नहीं दिया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ समय के बाद, समय कुछ भी हो सकता है, आपको दे देगा। समय मैंने 10-5 मिनट दिया, देखा कि इससे 2 मोल निकल गया, 2 मोल निकला, तो इससे कितने निकलेंगे भाई, इससे कितना निकलेंगे, 2 मोल तो निकलेंगे, लेकिन किस रेट से, इसके 3 गुना से निकलेंगे। ये भी 2 मोल ही बनेंगे, लेकिन किस रेट से, इसके 2 गुना रेट से बनेगा। ठीक, तो हमने देखा कि परिवर्तन तो हुआ, जितना परिवर्तन इसमें हुआ उतना ही परिवर्तन इसमें हुआ, उतना ही परिवर्तन इसमें हुआ, सिर्फ डिपेंड किस पे करा, तो उस कोफिशिएंट पर। तो कमी में देखो क्या हुआ, इसमें कमी हो गई, इसमें कमी हो गई, और जितना इधर कमी उतना ही तो इसमें वृद्धि हुआ ना। अब रेट, हम इसके लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करें, देखो ये जो मैंने बताया ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, अब रिएक्शन का रेट कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस करें, तो रिएक्शन के रेट को हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके बाबू, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और चेंज जो हो रहा था यहाँ रिएक्टेंट में भी चेंज होगा और प्रोडक्ट में भी चेंज होगा, तो जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज इसमें भी हो रहा है।
सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, अगर ये कोफिशिएंट मान लिया जाए, अगर ये 3 नहीं रहता और ये 2 नहीं रहता तब तो 2 मोल ये निकलता, इसके भी 2 मोल निकलते और 2 मोल ही बनता ना। तो डिपेंड करता उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आ जाओ। तो रिएक्शन का रेट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके, तो जब रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो आपको 2 प्रकार की चीज़ें मिल रहा होगा। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट में कमी आएगी और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि इसके अमाउंट में कमी होती है, इसके रेट अमाउंट में वृद्धि होती है। तो मैं रेट लिखूं, देखो लिख रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो किसके कंसंट्रेशन में कमी? नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन में कमी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है बाबू, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो उसका जितना कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 से मैंने डिवाइड किया हूं, तो इसके रेट, इसके रिस्पेक्ट में रेट में कमी आएगी, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक, बराबर होंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। ध्यान रहे, इसको हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, इसको हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर किसके कंसंट्रेशन कमी चेंज होगा? नाइट्रोजन में। यहाँ पे बाबू इसमें आ जाओ, इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में चेंज होगा। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में, और जो उसका कोफिशिएंट है उसे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, है ना। और चूंकि कमी आएगी तो साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव का। ओके, बराबर होंगे चेंज इन किसके कंसंट्रेशन बाबू? अमोनिया, अमोनिया के कंसंट्रेशन में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब कितना से डिवाइड करेंगे, उसका कोफिशिएंट कितना? 2 है। चूंकि इसमें वृद्धि होगी, वृद्धि हो रही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, कि किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो रिएक्शन का रेट जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो उसके जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसका कोफिशिएंट कितना 1 था, तो मैंने इसको 1 से डिवाइड किया। इसका कितना 3 था, तो मैंने 3 से डिवाइड किया। इसका कितना 2 था, मैंने 2 से डिवाइड किया। जब चेंज आएंगे तो रिएक्टेंट के रेट में कमी आएगी, तो उसमें हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, और प्रोडक्ट के रेट में वृद्धि होगी तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट के रेट में कमी आएगी, और पॉजिटिव साइन सिर्फ इतना बताती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट के रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा। और जब हम लोग रिएक्टेंट के रेट को प्राप्त करेंगे तो कमी आएगी, उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वेग में ह्रास। ओके बाबू, वेग में ह्रास बोलेंगे। और जब हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट को प्राप्त करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेट में वृद्धि होगी, तब तो पॉजिटिव लग रहा है ना, वहाँ बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस, वेग में वृद्धि। वेग 2 प्रकार के होंगे, रिएक्टेंट के रेट में कमी आएगी तो नेगेटिव लगाएंगे, उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वेग ह्रास। और प्रोडक्ट के रेट में वृद्धि आएगी तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि पॉजिटिव आ रही ना, पॉजिटिव मतलब बन रहा था तब ना पॉजिटिव आया, उसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम लोग इन सारे बातों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, तब काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि किसी बैलेंस रिएक्शन के लिए रिएक्शन का जो रेट होता है उसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से, उसके क्रमागत गुणांक से क्या करते हैं, भाग करके प्राप्त करते हैं। देखो इसके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट था उससे मैंने भाग करके प्राप्त किया, इसके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से भाग करके प्राप्त किया। ठीक है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, रिएक्टेंट के रेट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव इस पर्पज से क्योंकि रिएक्शन का रेट कमी होगी, और उसी का नाम देंगे हम लोग वेग ह्रास, रेट ऑफ अपीयरेंस। और प्रोडक्ट के रेट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रेट में वृद्धि होगी, तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, वेग वृद्धि। ठीक है, चलो बात करता हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे बाबू, सिर्फ मैंने अभी आपको समझाया हूँ। पहला, और एक्सप्रेशन के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, और कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो,
चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में है, जब इसे गर्म करोगे तो टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएगा और आयोडीन बनाएगी। चलो मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ये क्या है बाबू, रिएक्टेंट है, कमी आएगी इसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, इसके रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा, नहीं क्या, प्रोडक्ट है। चलो बात करता हूं। तो पहला पॉइंट कैसे प्राप्त, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग बैलेंस रिएक्शन के लिए, है ना। फॉर बैलेंस रिएक्शन, फॉर फॉर बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन पर ही हम लोग काम करेंगे। संतुलित अभिक्रिया के लिए, संतुलित संतुलित अभिक्रिया के लिए, ठीक है। क्या करेंगे बाबू, पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज obtained by dividing their corresponding coefficient, है ना, कोएफिशिएंट। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, संतुलित अभिक्रिया के लिए, संतुलित अभिक्रिया के लिए कॉमा देना, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग उसके क्रमागत गुणांक से, उसके क्रमागत गुणांक से भाग करके, भाग मतलब डिवाइड, भाग करके प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, उस रिएक्शन पे मैंने बात किया। दूसरा पॉइंट, तो रिएक्टेंट रेट में क्या आएगा, कमी आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to time, rate of reaction with respect to reactant, ओके बाबू। अभिकारक के सापेक्ष रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, रेट में कमी आएगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्यों, क्योंकि रेट में क्या होता है बाबू, कमी आती है। बिकॉज रेट इज डिक्रीज्ड, क्योंकि रेट में क्या आती है, कमी होती है ना। लिखोगे बाबू हिंदी वाले,
रिएक्टेंट के सापेक्ष अभिक्रिया वेग को मदना वेग ह्रास ब्रैकेट में रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहा जाता है क्योंकि समय के सापेक्ष रिएक्टेंट के वेग में कमी, क्योंकि समय के सापेक्ष रिएक्टेंट के सांद्रता में कमी आती है। कमी आ गई, तुम लोग वहां पर कौन सा साइन लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे बाबू? नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसे मैं बना देता हूं, इसी को थर्ड बनाओ, आप लोग उसी को मत बनाना, आप अलग से पॉइंट डालना। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के सापेक्ष, प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि वहां वृद्धि होगी ना, इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि बिकॉज रेट इज डिक्रीज कर दो, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, बात बराबर है, ठीक है। रेट इज इंक्रीज्ड, रेट बढ़ेगा तब ना जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेंगे। आप लोग हिंदी वाले बच्चों लिखो बाबू, लिखोगे समय के सापेक्ष उत्पाद के दर को वेग वृद्धि रेट ऑफ अपीयरेंस बढ़ रहा है ना, तो हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे बाबू? पॉजिटिव लगाएंगे। वेग वृद्धि रेट ऑफ अपीयरेंस कहा जाता है। ओके, तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त करते हैं, तब जाकर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका नंबरिकल प्राप्त करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट, ऐसा करो ना, क्वेश्चन है टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग को निरूपित करें, ठीक है। पहला है कि अभी हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को लिया था, गर्म किया था, टूटा था, तो बना था हाइड्रोजन और आयोडीन। ओके, बैलेंस कर दो। जैसे बाबू एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, एक नहीं मैं अनेक लूँगा। नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया था और बनी थी अमोनिया। ओके, तीसरा मैं ले रहा हूँ
सल्फर डाइऑक्साइड हैं, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मैंने बैलेंस किया, आप भी बैलेंस करना सीख लोगे। 3 दूना 6, 3 से मैंने कर दिया, बैलेंस है। इसमें देखो बाबू, तो सल्फर 2 हो गया, देखो रिएक्शन बैलेंस होगा अब, है ना। तो बैलेंस रिएक्शन पर ही हम लोग रिएक्टेंट का रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो इसको, सभी का रेट बराबर होगा, क्यों? क्योंकि जितना इससे निकलेगा उतना इसमें बनेगा, उतना इसमें बनेगा ना, डिपेंड करेगा उसके गुणांक क्या है। तो जितना निकला इससे उतना इसमें बना, तब तो रेट तो सबका समान होना चाहिए। अंतर सिर्फ इतना होगा कि एक में कमी होंगे और दूसरे में वृद्धि होगा। तो मैं कर रहा हूँ, रेट लिखो। रेट का क्या डिफिनेशन है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम बराबर। चलो इसका रेट लिखो। देखो बाबू, चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ नहीं, क्या याद रखेंगे? मैं बोल रहा हूँ, इसको पढ़ते हम लोग कंसंट्रेशन, सांद्रता। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम कोई ए लिखा रहता तो बोलते कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। जैसे कि मुझे यहाँ अगर बी लिखा रहता तो कंसंट्रेशन ऑफ बी। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा रहता तो पढ़ते कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और कंसंट्रेशन किस रूप में? मोलारिटी के रूप में, मोल पर लीटर के रूप में। तो देखो यहाँ भी हम लिख रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन किसका बाबू? हाइड्रोजन आयोडाइड का। नहीं क्या, सीख लो, नहीं दिक्कत करेगा। पर यूनिट टाइम, टी कितना कोफिशिएंट है? 2 डिवाइड कर दिया। अब चूंकि कमी आएगा तो हम लोग वहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे बाबू? नेगेटिव। नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं फिर से दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पे बाबू नेगेटिव लगाएंगे। अब इसमें तो वृद्धि होगा लेकिन रेट तो बराबर होंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन किसका बाबू? हाइड्रोजन, ओके, पर यूनिट टाइम, ओके, पर यूनिट टाइम डिवाइडेड करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट। कितना कोफिशिएंट? 1 है तो 1 तो 1 ही रहने दो। चूंकि वृद्धि होगी तो पॉजिटिव लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक, यहाँ भी वृद्धि होंगे, यहाँ भी वृद्धि होंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके बाबू। कितना कोफिशिएंट है? कोई कोफिशिएंट नहीं, तो कोफिशिएंट हमने 1 ही रहने दिया। पॉजिटिव यहाँ लगेगा क्योंकि वृद्धि होगा ना। तो देखो इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे? चेंज तो हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिक्रीज होगा तो पढ़ेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तब तो नेगेटिव लगाना। पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय 2। इसमें बाबू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और इसमें पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 1। इसमें भी क्या बढ़ेगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड, ओके बाबू। उसी प्रकार से आओ, ध्यान से सुनना। इसमें मैं बात करता हूँ, रेट लिखूँ। रेट का डिफिनेशन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो चेंज तो होगा लेकिन इसमें क्या कमी आएंगे? इसमें कमी आएगा तो इसकी कोफिशिएंट से हम लोग भाग करेंगे, इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा। तो सबका रेट बराबर होगा। चल लिखूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, चेंज तो होगा लेकिन किस प्रकार से? घटकर। नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, फिर से लिख दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके बाबू। इसमें आ जाओ, इसमें भी कमी आएगा लेकिन रेट बराबर होगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 3। उसके क्रमागत गुणांक से हम लोगों ने क्या किया? 3 से भाग किया। नेगेटिव लगेंगे, मैंने नेगेटिव लगाया, क्यों? क्योंकि कमी आएगा, बराबर होंगे। चेंज इंक्रीज इन, इसमें वृद्धि होगा ना। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके बाबू, डिवाइडेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 2। उसके क्रमागत गुणांक 2 से भाग करेंगे। चूंकि बढ़ेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे, है ना। इससे हम लोग कई क्वेश्चन बनेगा। चलो, जैसे एक और मैंने लिखा था अभी, अब जल्दी से उतार लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। थर्ड
मैं और देता हूँ, आप लोग घर में बैठ कर इस सब पर ट्राई करना। थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करूं तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने बैलेंस किया है ना। अब इसके लिए मैं रेट लिखूं, सभी का रेट बराबर होगा, इसमें कमी आएंगे, इसमें कमी होगा, इसमें वृद्धि होगा। कमी होगा तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम लोग कितना 2 से भी सब में उस गुणांक से उसके डिवाइड करेंगे, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम टी, तो लिखो बाबू, तो यहाँ पे किसके इसमें कमी आएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कितना डिवाइड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 2 से, चूँकि कमी आएगा तो नेगेटिव लगाएंगे, बराबर होगा इसमें बाबू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कितना गुणांक है 1 है, 1 से ना करें तो फिर नेगेटिव लगाएं क्यों घटेगा, बराबर होंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके बाबू, डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिवाइडेड दैट कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 2, चूंकि वृद्धि होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वृद्धि लगाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव लगाएंगे। तो जिसमें कमी आएगा उसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और जिसमें वृद्धि होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वेग में ह्रास है, और ये क्या है, वेग वृद्धि है। यहाँ पे बाबू क्या है, इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा क्योंकि नेगेटिव लग रहा है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, वेग में ह्रास है, और ये क्या है, वेग में वृद्धि है, ठीक है। चलो हम लोग 1-2 और बात करते हैं, घर में बैठ के रिवीजन करना इस पे, क्योंकि सब पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे 4th नंबर में दे रहा हूं, 4th नंबर में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करोगे तो बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस डाइक्लोरीन या क्लोरीन, ठीक, रिएक्शन बैलेंस है, इसमें रिएक्शन बैलेंस है। इसके रेट में कमी आएगा, इसके रेट में वृद्धि होंगे, इसके रेट में वृद्धि होंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग ह्रास बोलेंगे, और इस दोनों के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, वेग में वृद्धि होगा, लेकिन सभी का रेट क्या होंगे, बराबर होगा। रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम, अब चेंज 2 प्रकार के होंगे, किसी में कमी आएगी, किसी में वृद्धि होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज इन, इसमें कमी आएगा ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन किसके बाबू, ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कोएफिशिएंट 1 है लेकिन नेगेटिव लगाएंगे नहीं, बराबर होगा, इसमें वृद्धि होगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे बाबू, ठीक है। यहाँ भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, चेंज तो हुआ लेकिन किस रूप में, इंक्रीज के रूप में, समय के सापेक्ष, और गुणांक तो 1 ही रहेंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। एक और अंतिम बार, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये दोनों क्या देगा बाबू, ये क्या देंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देंगे, वेग ह्रास देगा, और ये किसको बताएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस बताएगा, वेग वृद्धि बताएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि वेग में कमी हो रही है, क्यों कंसंट्रेशन में कमी हो रहा था रिएक्टेंट में, और पॉजिटिव साइन सिर्फ इतना बताएगा कि कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही थी, दैट मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस था वो, ठीक है। अच्छा, एक और 5 नंबर, ब्रोमाइड आयन ने, ओके, ब्रोमाइड आयन ने ब्रोमेट आयन से रिएक्शन किया, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। माध्यम क्या था, अम्लीय थी, माध्यम अम्लीय एसिडिक मीडियम है, और रिएक्शन करके बनाया ब्रोमीन को, ठीक है, और साथ ही साथ पानी भी बन रहा है। चलो रिएक्शन को मैं पहले बैलेंस करता हूँ। 5 1 6 हुआ, 3 गुना 6 हो गए, ऑक्सीजन कितना 3 है, 3 से मैंने कर दिया, हाइड्रोजन 3 गुना 6 है, 6 से मैंने कर दिया, ठीक है। और प्लस माइनस कैंसिल है, 6
6 प्लस है और 6 माइनस है, कैंसिल है बाबू, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, आई मीन रिएक्शन बैलेंस है। इसका मैं रेट लिखूँ, चल रेट लिख रहा हूँ। ये तो पक्का है, इसके रिस्पेक्ट में रेट में कमी आएगा, नेगेटिव लगाएंगे, और इसके रिस्पेक्ट में रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ना क्या। वहाँ पर क्या लगाएंगे बाबू हम लोग, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो लिख दूं या नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव लगाओ बाबू यहाँ पे। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कितना से डिवाइड करोगे, 5 से बराबर, यहाँ भी कमी आएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इसमें 1 ही है, बराबर होंगे, इसमें भी कमी आएगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी हाइड्रोजन आयन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके बाबू। टी किसे डिवाइड करोगे, 6 से, बट नेगेटिव साइन लगेगा। अब किसमें, इसमें, इस दोनों में वृद्धि आएगा, ठीक। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट कितना बाबू, 3 से पॉजिटिव साइन लगाएंगे, बराबर होंगे। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कितना गुणांक है, अच्छा इसमें 3 था ना, 3 था, 3 से कर दिया और पॉजिटिव साइन लगाएंगे, है ना। तो ये फंडा था रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का। अब इसी में हम लोग कुछ रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इतना से जल्दी कर लो, कर लिया, कर लिए, कर लिए होंगे बाबू। देखो बेटा, सिंपल से मीनिंग है, अगर रिएक्शन को हम लोग उसका रेट को दिखाएंगे तो सबसे पहले उसको बैलेंस करो, और बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन का रेट और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट को हम लोग बैलेंस करेंगे तो रेट सभी का समान होगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट से निकलेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ डिपेंड करेगा कि उसका कोएफिशिएंट गुणांक कितना है, किस रेट से कितना गुणांक दिया हुआ उसका, ठीक है। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट जब रेट प्राप्त करोगे तो रिएक्टेंट के अमाउंट में कमी आएगी, तो कमी आएगी तो नेगेटिव दिखाएंगे हम लोग वहाँ पे, और जब नेगेटिव दिखाएंगे तो उसका सिर्फ इतना सा मीनिंग होगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, वो रेट में कमी है, वेग में ह्रास है। तो प्रोडक्ट के अमाउंट में वृद्धि होगी, तो वहाँ पर हम लोग क्या पॉजिटिव साइन दिखाएंगे, तो पॉजिटिव साइन का सिर्फ इतना सा मीनिंग होगा कि रेट बढ़ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, और आपको मैंने जितना सा रिएक्शन दिया उसे बार बार घर में क्या करने की आदत डालो। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तब थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, एवरेज रेट देख लेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट को देख लेंगे। हालांकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस पर ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ हमको जानना है, ज़्यादा फोकस करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप इसे घर में बैठ कर खूब मेहनत करो, करनी भी चाहिए, ज़रूर करो, और अगर करोगे तो फिर अगला लेक्चर आपको बड़ी आराम से समझ में आएगा। तो चलो हम लोग अगला कदम के लिए फिर से अगला क्लास पर मिलते हैं, है ना। इसी की अगला क्लास में फिर से मिलते हैं, ताकि फिर से मैं उसमें एक आपको इससे रिलेटेड नंबरिकल को सॉल्व कराऊं, और जब नंबरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एडवांस करेगा, बूस्टअप करेगा। तो चलो हम लोग फिर से मिलते हैं कब बाबू, नेक्स्ट क्लास में। तब तक यार आप सभी को आर के सेन का प्यारा प्यारा, आर के सेन का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।